नमस्कार, मैं ए.के. ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने फिजिक्स क्लास में। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के पार्ट 3 के साथ हम लोग उपस्थित हैं और आज के इस क्लास में किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टेड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के इक्वेशन μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, जहां μ2 और μ1 क्रमशः दो माध्यमों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, अपवर्तनांक हैं। u, v और r हमें पता है, v प्रतिबिंब की दूरी, u सरफेस से वस्तु की दूरी और r वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम का एक ऐसा फैक्टर है जिसका प्रभाव प्रकाश की चाल पर पड़ता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल में अवरोध ज्यादा उत्पन्न होता है, अर्थात वो माध्यम अधिक डेंसर हो जाता है, सघन हो जाता है, और जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक का घनत्व कम होता है, इसलिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसलिए वो माध्यम रेयर मीडियम, विरल माध्यम कहलाता है। कल हम लोगों ने देखा था एक इक्वेशन कि μ12 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। μ12 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है किसी एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी की वैल्यू दूसरे माध्यम और पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है, और इसी की वैल्यू पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यदि यहां से इस इक्वेशन को काट करके एक नया इक्वेशन हम बनाएं, मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो μ1 इंटू साइन आई इज μ1 साइन आई इक्वल्स साइन आर इंटू μ2 इज μ2 साइन आर। इस इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, स्नेल के नियम के सममित रूप के नाम से जाना जाता है। इस इक्वेशन का आज जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि हमारे रिफ्रैक्शन के इक्वेशन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r को प्रमाणित करने के लिए इस स्नेल के नियम के सममित रूप के समीकरण की जरूरत होगी, जो समीकरण बताता है कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर होता है। तो इसको हम लोग गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लें, क्योंकि इसका आगे चल करके कई इक्वेशंस में बार बार प्रयोग होना है। अब हम आज के क्लास में किसी कॉन्केव सरफेस के लिए, हम सभी को पता है कि गोलीय सतह दो प्रकार के हो सकते हैं,
हो सकता है गोलीय सतह अवतल सतह हो सकता है गोलीय सतह उत्तल सतह हो, और दोनों सतहों के लिए हम लोग ये इक्वेशन ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में किसी कॉन्केव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के इक्वेशन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r की स्थापना की जाएगी। कई बार इस इक्वेशन का जिक्र करने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th बोर्ड में अक्सर ये इक्वेशन पूछे जाते हैं, इस डेरिवेशन को पूछा जाता है, इसलिए इसको 12th के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी तरह से समझ करके और ड्राइव करने का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, और अभ्यास करने से पहले तो कंसेप्ट को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। किसी कॉन्केव अवतल सतह के लिए समीकरण μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r की स्थापना के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि कोई एक अवतल सतह है, अवतल अपवर्तक सतह है APB। ये एक अवतल सतह APB है। अगर इस गोलीय सतह का गोला बनाया जाए तो ये लगता है कि इसी गोले से कार्य करके बना हुआ है, और हमें पता है कि कोई भी गोलीय सतह जिस गोले से काट करके बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को उसका वक्रता केंद्र C कहते हैं। तो ये C हो गया। C और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गई। कोई एक अवतल सतह APB है जो भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को विभाजित करती है। माना हमने इस APB सतह के सामने जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ1 है, और इस सतह के पीछे जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक μ2 है, अर्थात सतह APB μ1 और μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को विभाजित करता है। इसके बाद डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाते हैं और मानते हैं कि इस सतह के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर कोई प्रकाशीय बिंदु स्रोत पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है। इससे बहुत सारी प्रकाशीय किरणें निकलती हैं। कोई एक किरण इस मुख्य अक्ष से होकर जाती है, कोई दूसरी किरण यहाँ से निकलकर अपवर्तक सतह के इस बिंदु S पर आपतित होती है, बिंदु S पर आपतित। ये किरण यदि सीधी जाती तो सपोज करें K की दिशा में जाती, SK का निर्माण करती, लेकिन चूंकि यहाँ से मीडियम चेंज होगा, माध्यम परिवर्तित होगा, और हमें पता है कि जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों को मिलाने वाले स्पर्श के सतह से अचानक वेलोसिटी चेंज होती है, और ड्यू टू सडनली चेंज इन वेलोसिटी द लाइट रे डिविएट्स इट्स ओरिजिनल पाथ। प्रकाशीय किरण अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। किस दिशा में विचलित होगी? तो यदि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, अर्थात प्रकाशीय किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में झुकेगी। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अभिलंब कहाँ है। तो हमें पता है कि वक्रता केंद्र C से इस गोलीय सतह के किसी भी बिंदु पर अगर कोई रेखा खींची जाए तो ये रेखा अभिलंब का कार्य करती है, अर्थात ये CL जो है ये आपतन बिंदु S पर डाला गया अभिलंब होगा। किरण OS सीधी जाती तो K की दिशा में जाती, इसको मुड़ना है, और चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है इसलिए अपवर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में झुकेगी, और ये K और L के बीच में कहीं इस दिशा में जाएगी M की। अब अगर इधर से देखा जाए
M4। तो ये किरण हमें लगेगा कि इस दिशा से कहीं से निकल करके आ रही है और जहां से मुख्य अक्ष से के जिस बिंदु से निकल करके आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा I। मतलब लगेगा कि बिंदु I से निकल करके आ रही है और जिस बिंदु पर निकल करके आएगी कटती हुई मालूम पड़ेगी उस बिंदु पर इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करें। माना कोई गोलीय अवतल सतह APB है जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को विभाजित करता है। सतह के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर कोई प्रकाशीय बिंदु स्रोत O स्थित है जिससे निकलने वाली प्रकाशीय किरणें गोलीय सतह APB से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब का वर्चुअल इमेज का निर्माण करती हैं। यदि CL आपतन बिंदु S पर डाला गया अभिलंब हो तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि I और R को ढूंढें। I मीन्स आपतन कोण, R मीन्स अपवर्तन। अब हमें पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। ये कोण बन गया I और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होता है अपवर्तन। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को और आगे बढ़ाते हुए यदि हम ये माने कि अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण यदि थीटा हो, अपवर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा हो और आपतित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा हो। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको अल्फा, इसको बीटा या इसको थीटा मान सकते हैं, चाहे जो। जैसे माना अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा, अपवर्तित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा और आपतित किरण के द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा हो, तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि I और R की वैल्यू अल्फा, बीटा और थीटा के टर्म में ज्ञात करें। मीन्स हम I और R नहीं लिखना चाहते हैं आपतन कोण अपवर्तन कोण को, तो अगर I और R ना लिखना चाहे तो उसकी वैल्यू अल्फा, बीटा, थीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं। मीन्स सबसे पहले हम पता करेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या। वैसे तो हम अभी जो फिगर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जल्दी समझ में इस फिगर से नहीं आता, तो हम इसको इजी बनाने के लिए ताकि समझना और आसान हो जाए, इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक डॉट 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 लाइन ड्रॉ करते हैं। डॉट लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये कोण I है। यदि इस पूरे एंगल से इस एंगल को माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो ये I का मान निकल जाता है। मीन्स इतना माइनस इतना बराबर I। अब ये कोण चूंकि ये अल्फा है तो इसका एकांतर कोण होने के कारण ये कोण अल्फा होगा, और ये कोण थीटा है तो इसका एकांतर कोण ये होने के कारण ये थीटा हो जाएगा। इसका मतलब I इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार R अपवर्तन कोण हमारा यहां से यहां तक है, ये SL और SM के बीच में। यदि इस पूरे कोण में से इस एंगल को माइनस कर दें तो इस पूरे एंगल में से इस छोटे एंगल को माइनस कर देंगे तो यार की वैल्यू निकल जाएगी।
इसमें से भी माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, तो ये एल आ रहा है यहाँ पॉइंट सी से, पॉइंट सी पर एंगल बना अल्फा, तो अल्फा का संगत कोण ये हो जाएगा पूरा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा। इसमें से माइनस किसको करना है, तो ये जो एम तक रेखा गई है, एम रेखा कहाँ से आ रही है, बिंदु आई से, बिंदु आई पर कौन सा एंगल बना, बीटा, बीटा का संगत कोण ये हो जाएगा, इसलिए इसको भी लिख सकते हैं बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, इक्वेशन से। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं अगर परेशानी होती है तो आप बताएंगे कमेंट करके, मैं दोबारा इस डेरिवेशन को करूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए एक एक चीज को, और आसानी से आपको समझ में आए। इतना करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम का सममित रूप, स्नेल के नियम के सममित रूप के समीकरण से हम पाते हैं कि स्नेल के नियम के सममित रूप के समीकरण से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। यदि ये कोण आई और आर बहुत ही छोटे हैं, तो फॉर स्मॉल एंगल आपको पता होगा कि यदि कोई कोण थीटा है और वो थीटा कोण बहुत छोटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। अगर साइन थीटा थीटा छोटा हो, साइन छोटा का मतलब लगभग जीरो, जीरो नहीं लेकिन लगभग जीरो, बहुत कम नेग्लिजिबल, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। सो साइन आई आई के बराबर और साइन आर एंगल आर के बराबर होगा। मीन्स हम लोग साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं। यदि कोण आई एवं आर का मान बहुत ही कम हो, तो ये ले लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 से हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो कि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर क्यों होता है, तो थोड़ा सा देख लें हम लोग, क्लियर हो जाए कंसेप्ट। सपोज करें ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कोण A 90 डिग्री, कोण C थीटा है। इस थीटा की वैल्यू को कम करना है। थीटा की वैल्यू को कम करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आधार को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, AC को इनफाइनाइट लेंथ का कर दें, या फिर इस लंब को परपेंडिकुलर AB को बहुत छोटा कर दें। तो AB को सपोज करें यहां तक कर दिया, ये AB जो इतना बड़ा था उसको इतना बड़ा ना करके इतना छोटा कर दें, आधा कर दें, यहाँ पॉइंट B आ जाए, तो ये BC जो यहाँ खींची गई है वो BC यहाँ आ जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, छोटा। एंगल थीटा और छोटा अगर करना हो तो लंब को और छोटा कर देंगे। एंगल थीटा को और छोटा करना हो, ये थीटा बन गया, तो लंब को और छोटा कर दें। जैसे जैसे लंब हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि थीटा का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मीन्स हम लिख सकते हैं कि लंब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मीन्स कोण, कोण जो है वो लंब के
समानुपाती होता है। जिस अनुपात में लंब का मान घटता है उस अनुपात में कोण का मान घटता है, जिस अनुपात में लंब का मान बढ़ता है उस अनुपात में कोण का मान बढ़ता है। यदि बिंदु बी बिंदु ए के बहुत ही नजदीक, तो जब बिंदु बी बिंदु ए के बहुत ही नजदीक होगा मतलब लंब हमारा बहुत छोटा होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, तो ये बहुत छोटा होगा तो ये कोण थीटा में क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। बहुत छोटा मीन्स क्या, थीटा ये लगभग 0 डिग्री। और अगर लंब का मान बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब का मान बहुत कम हो जाए, लगभग 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा 0 बटा कर्ण बराबर 0। तो साइन थीटा भी 0 के बराबर हो जाएगा। जब थीटा कम हो अर्थात लंब बहुत छोटा हो, और जब लंब बहुत छोटा होगा तो थीटा भी 0 के बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर 0 और 0 बराबर थीटा, 0 बराबर थीटा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, इस तरह से यदि कोण बहुत छोटे हों तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है। हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। और इक्वेशन थर्ड को हम ऐसे लिखेंगे, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, बिकॉज कोण आई एवं आर का मान बहुत ही कम है। बहुत ही कम है, कोण आई और आर का मान बहुत कम है, इसलिए साइन आई आई के बराबर हो गया, साइन आर के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में आई और आर की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ला करके पुट करेंगे। यहां लिख दें, समीकरण 1 एवं 2 से आई तथा आर का मान 4 में रखने पर क्या हो जाएगा। समीकरण 4 कहता है μ1 आई, तो आई तो लिखना नहीं है, μ1 को μ1 लिख दिया और आई के जगह लिख दिया अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू μ2 आर, μ2 तो μ2 रहेगा और आर की जगह आर की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब हमें यह भी पता है कि जब आई और आर कोण का मान कम होगा तो ये कोण अल्फा बीटा और थीटा भी अपने आप कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि कोण आई और आर का मान कम होने के लिए पॉइंट एस को, आपतन बिंदु एस को ध्रुव पी के बहुत नजदीक होना पड़ेगा। अर्थात जैसे जैसे ये बिंदु एस बिंदु पी के पास आता जाएगा वैसे वैसे आई और आर की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे जैसे बिंदु एस बिंदु पी के नजदीक आता जाएगा ये सारी रेखाएं नीचे की ओर झुकती जाएंगी, और जब ये नीचे की ओर झुकती जाएंगी तो अल्फा बीटा और थीटा का मान भी अपने आप छोटा हो जाएगा। तो छोटे कोणों के लिए साइन थीटा तो थीटा के बराबर होता ही है, टैन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। चूंकि छोटे कोण के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर, टैन थीटा भी थीटा के बराबर। सो हम लोग अल्फा को टैन अल्फा लिख सकते हैं, थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं और बीटा को टैन बीटा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि हमें पता है कि टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और अभी हमने देखा कि कोण को बहुत छोटा होने के लिए लंब को बहुत छोटा होना जरूरी है, और लंब यदि बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा का मतलब लगभग 0, तो लंब बटा आधार, और आधार चाहे जितना भी बड़ा हो लंब 0 हो जाएगा, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और
थीटा कोण का मान बहुत ही कम हो, मतलब थीटा बराबर क्या होगा 0। इक्वेशन, ये इक्वेशन कहता है tan थीटा 0 के बराबर है, tan थीटा बराबर 0, और चूंकि कोण छोटा है इसलिए थीटा भी 0 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके और हम एक नया इक्वेशन बना सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि 0 tan थीटा के बराबर भी है, 0 थीटा के बराबर भी है। किसी भी एक इक्वेशन से 0 की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं कि चूंकि या यदि लिखें, यदि कोण अल्फा बीटा एवं थीटा का मान बहुत ही कम हो तो ये समीकरण 5, समीकरण 5 से क्या मिलेगा, μ1 इंटू अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा इज tan अल्फा माइनस बीटा इज tan बीटा। अब आपको पता है कि किसी भी स्फीयर या किसी भी सर्कल्स के सरकमफ्रेंस के ऊपर, परिधि के ऊपर एक दूसरे के नजदीक नजदीक पास पास दो बिंदु अगर अंकित किए जाएं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच ये जो कर्व है, ये कर्व लगता है कि प्लेन है, मतलब ये कर्व एक प्लेन की तरह या एक सरल रेखा अगर स्फीयर हो तो प्लेन की तरह, और यदि ये सर्कल हो तो एक सरल रेखा की तरह नजर आती है और लगता है कि इसका जो वृत्त होगा वो अनंत आकार का, अनंत त्रिज्या का है। तो यहां से tan अल्फा, tan थीटा और tan बीटा की वैल्यू, tan अल्फा अल्फा एंगल यहां बना हुआ है, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल ये लेंगे, इसको मानेंगे 90 डिग्री, और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बीटा के लिए, बीटा यहाँ है, इसके लिए ट्रायंगल ये होगा, थीटा यहाँ है, थीटा के लिए ट्रायंगल ये बनेगा। मीन्स tan अल्फा, tan थीटा और tan बीटा की वैल्यू इक्वेशन 6 में रखने पर क्या मिलेगा, μ1 इंटू tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा SP, आधार हो जाएगा अल्फा बिंदु C पर है तो PC, ये हो जाएगा SP अपॉन PC, माइनस tan थीटा, tan थीटा, थीटा कोण यहाँ बना है बिंदु O पर, तो ट्रायंगल लेंगे OSP, ट्रायंगल OSP के लिए लंब का काम करेगा SP, आधार का काम करेगा PO, मीन्स SP अपॉन PO इज इक्वल टू μ1 μ2 इंटू tan अल्फा, यहाँ SP अपॉन PC है तो यहाँ भी tan अल्फा SP अपॉन PC इज इक्वल टू माइनस tan बीटा, बीटा बिंदु I पर है, इसके लिए ट्रायंगल लेंगे ISP, ट्रायंगल ISP के लिए लंब हो जाएगा SP और आधार हो जाएगा PI, ये SP चले जाएंगे छुट्टी पर और बचेगा, इसको लिख सकते हैं μ1 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इज इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन PC, 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हटा दें थोड़ा। ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो μ1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा μ1 अपॉन पीसी माइनस μ1 अपॉन पीओ, μ1 अपॉन पीसी माइनस μ1 अपॉन पीओ इज इक्वल टू μ2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन μ2 अपॉन पीसी माइनस μ2 अपॉन पीआई, μ2 अपॉन पीसी माइनस μ2 अपॉन पीआई इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 मिलने के बाद अब इससे सिंपल इक्वेशन हम इसको नहीं बना सकते, इसलिए इसी इक्वेशन 7 में इस चित्र के अनुसार चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके इस समीकरण में पीसी, पीओ और पीआई का मान रख देंगे। यहां लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार समीकरण 7 में पीसी, पीओ एवं पीआई का मान रखने पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके समीकरण 7 में पीसी, पीओ और पीआई की वैल्यू पुट करें। क्या होगा, μ1 तो μ1 होगा अपॉन पीसी, पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है तो पीसी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, चूंकि ये ध्रुव से सामने लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस आर होगा। उसके बाद माइनस μ1 अपॉन पीओ, पी ध्रुव है, बिंदु ओ पर वस्तु है तो पीओ ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी होगी, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू से सूचित किया जाता है इसलिए पीओ हो जाएगा यू, क्योंकि ये भी वस्तु जो है वो ध्रुव से लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस यू होगा, बराबर μ2 को लिख देंगे μ2 अपॉन पीसी, यहाँ पीसी माइनस आर था तो यहाँ भी पीसी क्या हो जाएगा माइनस आर, माइनस μ2 अपॉन पीआई, पी ध्रुव है, बिंदु आई पर प्रतिबिंब बना अर्थात पीआई ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से सूचित किया जाता है इसलिए यहाँ हो जाएगा v, चूंकि ये प्रतिबिंब भी ध्रुव से लेफ्ट साइड है या ये कहें कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में बना है इसलिए v का मान माइनस होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये इसको लिख सकते हैं या माइनस μ1 अपॉन आर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस μ2 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस μ2 अपॉन v। क्या समझ में आ रहा होगा। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार u भी और r की वैल्यू पुट करने पर पीओ, पीआई और पीसी का वैल्यू रखने के बाद फिगर की बहुत ज़्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है इसलिए फिगर को हमने घटा दिया और यहाँ से इस इक्वेशन को आगे बढ़ाए। ये r बेचारे दोनों अलग अलग अच्छे नहीं लग रहे इसलिए इनको हम लोग एक साथ कर दें। ये माइनस μ2 अपॉन आर को लेफ्ट साइड कर देंगे तो हो जाएगा प्लस μ2 अपॉन आर, ये हो जाएगा प्लस μ2 अपॉन आर, माइनस μ1 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन v, तो यहाँ पॉजिटिव है ही, μ2 अपॉन v और प्लस μ1 अपॉन u को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस μ1 अपॉन
कभी कभी तो इक्वेशन इस तरह से पूछ दिया जाता है, यदि यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये इक्वेशन हमारा प्रूव हुआ, ये इक्वेशन प्रूव हुआ। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अर्थात जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी अवतल गोलीय सतह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्रॉस करती है तो पहले दूसरे माध्यमों का अपवर्तनांक यदि μ1 और μ2 हो तो μ2 माइनस μ1 बटा r बराबर होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u के, जहां r सतह की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, v डिस्टेंस ऑफ इमेज प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी को सूचित करता है। अब सपोज करें कि वस्तु हमारी हवा या निर्वात में रखी गई, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हवा या निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है 1। सापेक्ष अपवर्तनांक हवा या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, और 1 जब अपवर्तनांक पहला माध्यम का हो जाएगा तो ये μ1 और μ2 दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों μ1 और μ2 क्यों लिखा गया? क्योंकि दो माध्यम थे, पहला का कुछ अपवर्तनांक था, सपोज कीजिए पहले का अपवर्तनांक 2.3 हो गया, दूसरे का अपवर्तनांक 2.5 हो गया, तो केवल μ लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो एक को μ1 लिख दिया, एक को μ2 लिख दिया। अब यदि फर्स्ट मीडियम हमें पता है कि एयर है या वैक्यूम है, तो एयर और वैक्यूम के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू 1 होती है, तो μ1 को तो 1 लिख सकते हैं, और जब μ1 को 1 लिख देंगे तो μ2 को μ2 लिखने की जरूरत नहीं, इसको μ भी लिख करके काम चलाया जा सकता है। अर्थात इस इक्वेशन में μ1 बराबर 1 और μ2 बराबर μ रखने पर, क्यों? क्योंकि हमने माना कि वस्तु हवा या निर्वात में स्थित है, इसलिए इस दिए गए समीकरण में μ1 को 1 और μ2 को μ लिखने पर हमें मिलेगा μ माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू μ अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। कभी कभी इक्वेशन में एग्जामिनेशन में इस तरह से भी इक्वेशन पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखना है। बहुत आसान है, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल स्टेप्स हम लोग समझ लें कि जैसे ही सवाल हमसे पूछा जाएगा हमारे दिमाग में पहले तो फिगर बैठ जाना चाहिए, फिगर को ड्राइव करेंगे, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आई और आर की वैल्यू को अल्फा बीटा और थीटा के टर्म में निकालेंगे। अल्फा बीटा थीटा के टर्म में जैसे ही हम आई और आर का मान निकल जाएगा, हम कहाँ चलेंगे भाई? स्नेल के नियम के सममित रूप के समीकरण μ1 sin i बराबर μ2 sin r। आई और आर की वैल्यू छोटी अगर हो तो sin i के बराबर, sin r के बराबर हो जाएगा, मीन्स μ1 i बराबर हो जाएगा μ2 r। और आई और आर की जो वैल्यू हमने निकाली थी अल्फा बीटा थीटा के टर्म में, उसको पुट करने के बाद अल्फा बीटा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो भी अल्फा tan अल्फा के बराबर, थीटा tan थीटा के बराबर और बीटा tan बीटा के बराबर हो जाएगा। अब tan अल्फा tan बीटा और tan थीटा का तीन जो ट्रायंगल हमें दिखाई पड़ेंगे फिगर में, उसके अनुसार वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन को आगे ड्राइव करेंगे और लास्ट में चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू पुट करके ये हमारा आसानी से इक्वेशन आ जाएगा। मतलब इक्वेशन को रटना नहीं है, समझना है उसके स्टेप्स को। एक स्टेप जैसे ही आप बढ़ते हैं दूसरा स्टेप अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। लक्ष्य को याद रखिए, हमें प्रूव का क्या करना है, फिगर को ध्यान में रखिए और एक तो स्टेप याद रखें कि सबसे पहला हमारा काम क्या है इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, तो आई और आर की वैल्यू, आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, आई और आर की वैल्यू अल्फा बीटा और थीटा के टर्म में निकालनी है। नेक्स्ट काम क्या है, ये
आई और आर की वैल्यू जैसे ही आपका बीटा और थीटा के टर्म में निकलेगा, हमें स्नेल्स के नियम के सममित रूप के समीकरण सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ को यूज करना है। म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r, वहाँ एंगल छोटा लेकर के और वहाँ sin i को i sin r को r लेना है। उसके बाद i और r की वैल्यू पुट करनी है, एंगल अल्फा बीटा थीटा आ जाएगा। i r अगर छोटा होगा तो अल्फा बीटा और थीटा कोण जरूर छोटा होगा, इसलिए उसको हम लोग tan अल्फा tan बीटा tan थीटा भी लिख सकते हैं। और tan अल्फा tan बीटा tan थीटा की वैल्यू फिगर के में जो 3 ट्रायंगल दिखाई पड़ेंगे उन तीनों ट्रायंगल से लेकर के सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हमारा रिजल्ट अपने आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएगा। फिर भी कहीं कोई आपको अगर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ये समझ में अगर ना आया हो तो कमेंट करके दोबारा पूछें, कहीं भी दिक्कत हो बिल्कुल फ्री है आप, तभी समझ में आएगा। और यदि समझ में आ गया हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके दोस्तों को भी समझ में आना चाहिए, इसलिए दोस्तों के पास भी शेयर करें। यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अच्छे और भी बहुत सारे टॉपिक्स टू द पॉइंट आने वाले हैं, जिससे आपको अपनी स्टडी आसान लगने लगेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बच्चों के पास शेयर करें। समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।